ओफो, सूरज को उगे हुए कितनी देर हो गई, मुर्गे को बांग दिए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन ये हमारी बहुरानी तो अभी तक बिस्तर पर टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी ना कोई कायदा ही नहीं होता। सच में घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा जमाना था, रात को सबसे आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए भी नहीं देखा। और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा न पीटे इनकी नींद ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू। तभी गायत्री की आवाज सुनकर उसका बेटा राजवीर दरवाजा खोलता है। ओफो माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कुड़कुड़ कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है। अब बोलोगे भी कि ऐसा क्या हो गया जो सुबह 5 बजे आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक श्रवण कुमार था, वाह 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 वाह, और एक ये है बीवी का चमचा, और एक इसकी बीवी है जिससे अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं गया। आपका हुक्म हो जनाब, तो क्या हम अपने साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी चाय बना कर ले आए? क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी, उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, आखिर इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या है? कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आप भी सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और आप जानती है ना, नौकरी वाली बहू है आपकी, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी से कहती थी कि गांव की लड़की लानी है अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाकर बोल हमारे लिए चाय बना कर ले आ। ये कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। अंदर प्रियंका ये सब बातें सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राजवीर, माँ जी रोज मुझे इसी तरह ताने मारती हैं। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ तो भी ऐसे घूर कर देखती है जैसे मैंने ही उन्हें सब काम करने के लिए बोला हुआ हो। जानता हूँ प्रियंका, माँ शहर में तो रहती है, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती रहती है। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूँ, तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या ही हाल करती होंगी मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे ऑफिस जाने से परेशानी है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब प्रियंका घर से ही काम करने लगती है, जिससे अब उसे घर के काम भी साथ साथ करने पड़ते। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल परोसेगी खाना? ना जाने इतनी सुविधा होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इन्हें। कुछ देर बाद प्रियंका अपनी सास को खाना परोसती है, जिसे खाने के बाद ओफो, ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। इस शहर के खाने में तो कुछ भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पर बनता था, जिसका स्वाद ही अलग होता था। क्या ताजा स्वादिष्ट खाना होता था। खैर कोई नहीं, मन मार कर यही खा लेती हूँ। दिन का काम निपटा कर प्रियंका ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बना कर देती है, जिसे पीते ही गायत्री उसमें भी नुक्स निकालती है। इस शहर का ना तो पानी अच्छा है और ना ही दूध, ना जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नास पीटे आरओ का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो शुद्ध पानी पीकर लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के प्रति लगाव देखकर प्रियंका अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है माँ जी तो यहाँ आ गई है, लेकिन उनका दिल उसी गांव में रह गया है। उस गांव में ऐसा क्या है जो माँ को वहां की इतनी याद आती है? आखिर कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी हमने यहाँ माँ के लिए। उनकी पसंद की हर चीज है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी होगी। राजवीर अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से प्रियंका इस घर में आई है ना, तब से वो हर बात को लेकर उसके पीछे ही पड़ गई है। बाबूजी, प्रियंका शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो हर वक्त गांव से उसके हर काम को कंपेयर करती रहती है। अब तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। बड़ा शौक है ना उसे गांव जाने का, तो तुम हम सबकी ट्रेन की टिकट करवाओ। कुछ दिन हम इसको गांव लेकर चलते हैं, वहां रहेगी तो क्या पता उसका थोड़ा पारा कम हो जाए। अब वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन उनके साथ गांव चले जाते हैं, जहां उनका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर प्रियंका कहती है, हैं? झोपड़ी में ससुराल? राजवीर, क्या माँ जी इसी झोपड़ी के लिए हर वक्त गांव-गांव की रट लगाए रहती थी? यहाँ तो ना तो डबल बेड और ना ही कोई सुविधा, फिर इस खाट और चूल्हे के लिए माँ जी इतना गांव-गांव करती थी। बहू, इस गांव में कोई सुविधा नहीं थी, तभी तो हम शहर गए और वहां खुद की मेहनत पर मकान खड़ा किया। लेकिन तब भी वो हमेशा मुझे ताने ही देती थी कि मैं उसे यहां से ले गया। लेकिन अब वो यही व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ करेगी तो आखिर कैसे चलेगा? मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था ना, इसलिए अपनी भूल सुधारने के लिए उसे यहाँ
उसके झोपड़ी में ससुराल में लेकर आया हूं। मैं भी तो देखूं वो कितने दिन रह पाती है इस झोपड़ी वाले ससुराल में। उस झोपड़ी वाले घर की साफ सफाई करके प्रियंका चूल्हे पर खाना बनाने जाती है, लेकिन काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर उससे वो आग नहीं जलती। आखिर में उसकी सास आकर चूल्हे में आग जलाती है, जिस पर प्रियंका खाना बनाती है, लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं धुआं हो जाता है और प्रियंका खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो सब सो जाते हैं, लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी उन खाट पर नींद नहीं आती। अगली सुबह, आहा, इस चारपाई पर सोकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है उन शहरी गद्दे की आदत शरीर को लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता तो रामदीन गायत्री से कहता है, जाओ अब तुम जाकर कुएं से पानी लेकर आओ। तुम्हें कुएं का पानी बड़ा पसंद है ना, जाओ जाओ। क्या मैं? फिर सर पर मटका लेकर सास कुएं की ओर जाती है, लेकिन अपनी सास को देख प्रियंका भी उनके साथ चली जाती है, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भले ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गांव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम गायत्री, शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहाँ तो हर सुख सुविधा होती है। गांव में इतनी गरीबी है, कच्ची झोपड़ी तेज बारिश में कब ढह जाए कह नहीं सकते। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती, गर्मी में सड़ते रहो, और तो और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें से पानी लो। बच्चों के लिए ना तो ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज, ना अस्पताल, ना तो कोई सुविधा ही नहीं। लता बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री, रामदीन भाई साहब ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, शहर में इतनी सुख सुविधा दी, और एक तुम हो जो अभी भी इस गांव के लिए रो रही हो। प्रणाम काकी, यही तो हम भी कब से माँ जी को समझाना चाहते हैं कि शहर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, आधी रात को तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े अस्पताल तो है ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई कमी नहीं है। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो 2 दिन बाद ही अपने परिवार वालों के साथ शहर लौट आती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी चलाकर सोती है। अब वो कभी गांव को शहर से कंपेयर नहीं करती और ना ही अपनी बहू पर कभी भी इस बात का गुस्सा निकालती। ज्योति अपने माँ पापा के आने का इंतजार कर रही थी। बार बार वो चौखट पर जाती और देखती, तभी उसके माता पिता आ गए। माँ, क्या हुआ? कुछ बात हुई रवि के माता पिता से? सारी बात हो गई है, हमने सब कुछ देखा है, पर मैं और तेरे पापा बहुत चिंता में हैं। ज्योति, तू इतने बड़े परिवार में कैसे रहेगी? तेरे लिए वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे इतना बड़ा परिवार है, तुझे मिलाकर 10 बहुएं बनेंगी। 10 बहुओं का परिवार है, तू 10 बहुओं वाली ससुराल में परेशान हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुझे इतने बड़े परिवार में शादी करके जाना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने और रवि ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं रह लूंगी, मैं रवि के साथ ही शादी करूंगी। माँ पापा प्लीज, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी, आप रिश्ते के लिए हाँ कह दो। ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी को कोई भी माता पिता रोता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए अपनी बेटी ज्योति की खुशी की खातिर उसके माता पिता उसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक शुभ मुहूर्त में ज्योति की शादी रवि के साथ हो जाती है। शादी के बाद ज्योति 10 बहुओं वाले ससुराल में पहुंचती है। ज्योति बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपना प्यार मिल गया। अगली सुबह जब ज्योति अभी कच्ची नींद में ही थी कि तभी उसकी जेठानी रेखा ने उसे जगा दिया। ज्योति, सुबह के 4 बजे हैं, आरती का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं, इतनी जल्दी सोकर उठना पड़ेगा। मेरी सभी भाभियां भी सुबह 4 बजे ही सोकर उठती हैं। एक काम करता हूँ, तुम तैयार होकर नीचे जाओ, मैं भी नहा धोकर नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाओ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ज्योति नहा धोकर तैयार होकर जब नीचे आंगन में पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी सारी जेठानियां कोई ना कोई काम कर रही हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे, पर ज्योति के ससुराल के वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो। सुनैना, मंदिर में पूजा का घी नहीं है, जल्दी से भंडार घर से पूजा का घी निकाल लाओ, माँ जी बस पूजा के लिए आने वाली हैं। अरे ज्योति आ गई। ज्योति, आज तुम्हारे इस घर में पहली आरती है, एक काम करो, वहां सामने फूल रखे हैं, जरा देना। रजनी भाभी देखना, दोपहर के लिए भटूरे का ये आटा बहुत रहेगा, ये और मिलाऊं? थोड़ा और मिला लो, बच्चों का तो तुम्हें पता है, भटूरे छोले के नाम पर ही उछल पड़ते हैं, थोड़े ज्यादा ही बनाएंगे। भाभी ये फूल हाँ लाओ। ममता, पहले मंदिर घर की झाड़ू लगा लेना, तुम्हें पता है माँ जी बाद में झाड़ू लगाने नहीं देंगी। ममता भाभी, सफाई के लिए काम वाली नहीं आएगी? काम वाली? यहाँ पर कोई काम वाली नहीं आती,
यहाँ पर हम सभी मिलकर घर के सारे काम करते हैं जो अब से तुम्हें भी करने हैं। और आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी तुम्हें पहली रसोई में हलवा बनाने के लिए जरूर बोलेंगी। ज्योति की घबराहट बढ़ती जा रही थी कि तभी रवि आ जाता है। जया, माँ जी के कमरे का पोछा तुम लगा लो, मैं आंगन का लगा रही हूँ। अरे देवर जी, आज तो आप इतनी जल्दी उठ गए। अरे पूनम, कैसी बातें कर रही हो? देवर जी अब जल्दी ही उठा करेंगे। नई नई शादी हुई है तो ज्योति को अकेले कैसे उठने देंगे? हाँ। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ा टहल कर आता हूँ। तभी ज्योति की सास शांति की कर्कश आवाज सबको शांत कर देती है। तुम सबको पता है सुबह सुबह कितने काम होते हैं, ये आपस में गप्पे क्यों मार रही हो? क्या आज तुम सबके पास कोई काम नहीं है? पूजा की तैयारी हो गई? जी माँ जी, सब तैयारी हो गई। ज्योति बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। यहाँ पूजा आरती के बाद रसोई में तुम्हें हलवा बनाना है। उसके बाद रजनी तुम्हें घर के काम बता देगी। अगले कुछ दिनों बाद तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना है। तुम सब ज्योति को रसोई में हलवा बनाने की सामग्री दे दो और बता दो ज्योति को कि हमारे यहाँ किस तरह का हलवा खाया जाता है। और रवि, तुम भी अब उठ गए हो, साथ में पूजा करेंगे। ज्योति हामी में सिर हिला देती है। सभी बहुएं ज्योति को रसोई में हलवा बनाने की सामग्री देकर सब कुछ समझा देती हैं। ये सामग्री तो बहुत ज्यादा है, मुझे कितना हलवा बनाना है? तुम्हें कम से कम घर में सबको मिलाकर 40 लोगों के लिए हलवा बनाना है। रसोई की दूसरी तरफ बने आंगन में तुम्हें हलवा बनाना है। हम ज्यादा चीजों के लिए उसी आंगन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर बड़ी भट्टी लगाकर हम खाना बनाते हैं, इसलिए अब तुम्हें भी हलवा वहीं बनाना है। हम लोग तुम्हें सामग्री देकर जा रहे हैं। माँ जी पूजा के लिए बुला रही हैं, तुम प्रसाद का हलवा बनाना शुरू कर दो। पर सुनो तो भाभी, मैं इतना सारा... ज्योति का दिमाग खराब हो चुका था। उसने कभी इतना सारा हलवा या फिर कोई खाने की चीज ज्यादा मात्रा में बनाई ही नहीं थी। हाँ मम्मी, बताओ ना, इतना सारा हलवा, मुझे तो पता ही नहीं कितना घी डलेगा, कितनी सूजी, कितनी शक्कर, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये लव मैरिज के चक्कर में पड़कर इतने बड़े परिवार में जा रही है। बताओ तो, मेरी बच्ची कोई तू हलवाई थोड़ी है जो इतने लोगों का खाना अकेले बना लेगी। तू कहे तो मैं आऊं तेरी ससुराल बात करने? नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगेगा। अभी कल ही मैं शादी होकर आई हूँ और आज आप आ जाओ, वो भी मेरी हेल्प करने के लिए। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। अब जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। यही तो पापा कहावत हमेशा कहते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। और मैं जानता हूँ ज्योति, भले ही तूने अपनी मर्जी से शादी की है, पर तू है तो मेरी ही बेटी ना। तू तो बहुत बहादुर है और मुझे पता है तू अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ज्योति के मम्मी पापा उसे हिम्मत देते हैं और उस दिन वो सचमुच बहुत अच्छा हलवा तैयार करती है। धीरे धीरे ज्योति अपने ससुराल में घुलने मिलने की कोशिश करती है। एक दिन अचानक ज्योति के ससुर को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। ज्योति की सास का रो रो कर बुरा हाल था, पर मुसीबत के इन पलों में शारदा देवी के बहू बेटा पोता पोती सब उसके आसपास ही बैठे थे। माँ चिंता मत करो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पापा के ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। माँ जी, थोड़ा कुछ खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब तक तुम्हारे पापा को होश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी बहू। जब शारदा देवी ने कुछ नहीं खाया तो घर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया। शाम को जब ज्योति के ससुर को होश आया तब उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। उसके बाद ही सबने एक साथ मिलकर कुछ खाया। शारदा देवी अपने घर की सारी बहुओं का घर के काम के साथ साथ अस्पताल में भी आना जाना देख रही थी। उस दिन शारदा देवी सचमुच अपने ऊपर बहुत गर्व कर रही थी। सारे पड़ोस वाले भी शारदा देवी की बहुओं की बहुत तारीफ कर रहे थे। शारदा बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं और बेटे मिले हैं। सब भगवान की कृपा है। मैं तो सब बातों के लिए भगवान को ही धन्यवाद कहती हूँ। कुछ दिनों बाद ज्योति के ससुर को छुट्टी मिल जाती है, पर अचानक एक और कठिनाई उनके सिर पर आ जाती है। उनके कपड़े के गोदाम में से चोरी हो जाती है, जिस वजह से घर में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे गोदाम में चोरी हुई है। डॉक्टर ने मना किया है कि पापा को कोई भी सदमा जान को खतरा पैदा कर सकता है। आप चिंता मत करो, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि पापा तक ये बात ना पहुंचे। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम माँ पापा को कुछ दिनों के लिए कहीं रेस्ट के लिए भेज दें। माँ पापा बाहर घूमेंगे तो उनकी सेहत में भी सुधार होगा। तुम ठीक कह रही हो ज्योति, अब हमें यही करना होगा ताकि पापा इन परेशानियों से दूर रहे। एक काम करते हैं, मैं माँ पापा की हरिद्वार की टिकट बुक कर देता हूँ। पापा गंगा किनारे रहेंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा।
शारदा देवी देखती हैं कि उसके बेटा बहू उन दोनों की कितनी चिंता करते हैं। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सबके कहने पर मैं हरिद्वार तुम्हारे पापा को लेकर जरूर जाऊंगी, पर अकेले नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा को सब सच पता चल गया है और वो जानते हैं कि उनके बेटे बहुत होनहार हैं। वो फिर से अपने घाटे को भी पूरा कर लेंगे और उनका काम भी अच्छा हो जाएगा। कहते हैं मुश्किलें कितनी भी आए, पर जब परिवार में एकता होती है तो हर मुश्किल से लड़ना आसान हो जाता है। परिवार को चलाने के लिए आपसी एकता और सूझबूझ की बहुत जरूरत होती है। यही सूझबूझ और आपसी एकता शारदा देवी की बहुओं के बीच थी। आज उनके ससुराल में इतनी परेशानियों के बाद भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह थी उनका आपसी मेलजोल और आपसी प्यार। शारदा देवी ने भी अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव किया। हरिद्वार से घूमकर आने के बाद शारदा देवी ने घर में साफ सफाई के कामों के लिए नौकरानी रखने की इजाजत दे दी, ताकि घर की बहुओं को थोड़ा आराम मिल सके। अपनी सास में आए इस बदलाव को देखकर शारदा देवी की बहुएं बहुत खुश